चलिए अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलते हैं एक और धमाकेदार जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग की तरफ। आपका और मेरा ज्यादा वक्त जाया न करते हुए देखते हैं शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है डायबिटिक केयर जूस, फुल हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मधुमेह जूस के फायदे। आज हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और आयुर्वेदिक निर्माण की क्या कारण है, किस तरीके से इसका निवारण किया जा सकता है, क्या लक्षण होते हैं इसके जिसको डायबिटिक हो जाए। तो चलिए साथियों, मैं लक्ष्मी चंद, CEO ऑफ सोमाई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी वीडियो में बंद रखूंगा ताकि जो क्वालिटी है ऑडियो की या नेटवर्क की डिसकनेक्टिविटी से अच्छी हो आ जाए। तो साथियों देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बड़े खूबसूरत कि हमारी कंपनी का जो डायबिटिक केयर है उसमें सारी चीजें डली हुई है ना। ये फोटो में आपको दिख रहा है कि करके हम जानेंगे आगे। साथियों, हम बात करते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं और उनके लाभ। 6 प्रकार के रस क्या क्या है कि आयुर्वेद में रस का अर्थ होता है स्वाद। इसे शरीर की स्वास्थ्य स्थिति और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसों का सही संतुलन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, यानी कि रस मतलब स्वाद। जैसे मधुर स्वाद यानी कि मीठा रस, स्वीट इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। इसके क्या गुण होते हैं? ये शीतल होता है, ठंडा होता है, भारी होता है और पिचकाने वाला होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, चावल हो गए। ये क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है मीठा रस। ताकत को बढ़ाता है, हमारी टेंशन को कम करता है, तनाव को दूर करता है, मानसिक शांति और संतोष भी लाता है। उसके बाद आता है अमल खट्टा रस यानी शोर। इसका गुण क्या है? ये गर्म होता है, तीखा होता है, प्यास बढ़ाने वाला होता है ना। अमल कह दो, खट्टा कह दो, एसिड कह दो। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ये अमल बनता है, खट्टा बनता है, एसिड बनता है, जिसकी वजह से खाना पचता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो नींबू हो गया, आम हो गया, दही हो गया, इमली हो गया। इनका नाम लेने से आपके मन की जीभ जो है खटास पैदा कर देती है अपने आप स्वयं ही। ये भी एक प्रकृति का चमत्कार है। लाभ क्या है इसके? यह पाचन में सुधार करता है, भूख बढ़ाता है और शरीर में वात को संतुलित करता है। वात दोष है, वायु दोष है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वायु का जो प्रेशर है, पूरी बॉडी के अंदर वायु का प्रेशर चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह शरीर में ऊर्जा और ताजगी का अनुभव करवाता है। अच्छी महसूस होता है इसको। जब आप नींबू पानी पीते हो तो रिफ्रेश महसूस करते हैं। आप देखा होगा आपने गर्मी के दिनों में, जब भी आप सुबह सुबह नींबू का पानी पीते हैं, गर्म पानी के, और वजन को कम भी करने में काम करता है ना, पाचन में सुधार करता है। इसके अलावा साथियों कटु यानी कि तीखा रस, एकदम जिसको बोलते हैं, हरे में हमारे हरियाणा में बोलते हैं चरचरा। ठीक है, तो देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। गर्म होता है, सूखा होता है, कफ को कम करता है। यदि किसी को खांसी हो गई यानी कफ बढ़ गया हो किसी की बॉडी के अंदर, तो क्या खा सकता है? आपने देखा होगा, अभी गर्मियां आ रही है, सॉरी सर्दियां आ रही है तो इसका आप भरपूर यूज कीजिए। जैसे अदरक है, अब यदि आपको खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, है ना, कफ बढ़ गया है इसका मतलब, तो इससे क्या है, अदरक का यूज कीजिए, लहसुन का यूज कीजिए, मिर्च, काली मिर्च का यूज करेंगे हम लोग। लाभ क्या है? ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करता है ना। तीखा जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर यदि विषैले पदार्थ बन गए उनको बाहर करने का काम करता है। उसके अलावा साथियों यदि मैं बात करके चलूं, तिक्त रस, अगला रस आता है कड़वा रस यानी कि बिटर। इसका क्या गुण होता है? यह भी ठंडा होता है, सूखा होता है यानी खुश्क होता है, और पित्त को कम करता है, यानी हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ये पित्त क्या करता है, पित्त जो दोष होता है, पित्त धातुओं को बनाने में, यानी मांस, मज्जा, खून, ब्लड, जितनी भी चीजें बनती है हमारी बॉडी में, उसको बनाने का काम पित्त करता है। तो ये पित्त को कम करता है। उदाहरण के लिए कड़वे पदार्थ है जैसे करेला, तुलसी, नीम हो गया, है ना, कड़वा, इनका टेस्ट होता है।
उसके अलावा इसके लाभ क्या क्या है? यह रक्त को शुद्ध करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी गंदगी चली जाती है ना। अब रक्त की अशुद्धियों से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स के अलावा आपका जो डायबिटिक रोग हो गया है, ये भी एक रक्त की अशुद्धि है ना। किडनी सही से काम नहीं कर रही है, प्रमेय रोग बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, आगे जानेंगे हम लोग। लीवर को स्वस्थ रखता है, जैसे कि मैंने बताया हमारा लीवर हो गया जो बहुत सारे एंजाइमों का खजाना है ना। बहुत सारे स्राव जो है उसका खजाना है, लीवर से स्राव निकलते हैं, बहुत सारे रस निकलते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारी, और वजन को नियंत्रित करता है ना। वजन को नियंत्रित करने का काम कौन रस करता है? ये कड़वे रस करते हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी का, तो उसको नियंत्रित कंट्रोल में करने का काम ये का रस करता है। कसाय कसेरल कसेला रस, कसेला रस शीतल होता है, ठंडा होता है, सूखा होता है, रक्त को शुद्ध करता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन की छाल, जामुन, हल्दी, आंवला, बहेड़ा, काजू, अनार। यदि आपको कसेला स्वाद ज्यादा फील करना है तो फिटकरी आती है, फिटकरी सभी घरों में ज्यादातर मिल जाएगी, फिटकरी है ना। ना यूज करते हैं जब हमारे घाव कट जाता है। ये एक्चुअली एंटीबायोटिक होता है कसाय रस, और ये स्तंभन का काम करता है हमारी बॉडी। स्तंभन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, है ना, कोई चीज बह रही है बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रवाह कर रही है, तो स्तंभन का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो इसमें बहेड़ा हो गया, काजू हो गया, अनार हो गया। तो फिटकरी, आप फिटकरी को थोड़ा सा जीभ पे टच करके देखिए आप हल्का सा, तो ये कैसेला स्वाद होता है साथियों। उसके लाभ क्या क्या है? शरीर के ऊर्जा, उत्तकों को कसने में मदद करता है, जैसे इसमें लिखा है ना, उत्तकों को कसने में मदद करता है। उत्तक, हमने जाना था कि उत्तक क्या होते हैं? ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, यानी कि उत्तक जो टिश्यूज जिसको बोलते हैं, यानी कि जो सेल्स होती है, सेल्स सबसे छोटी इकाई माना गया है शरीर की, और सेल से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, यानी उससे जो बड़ा है। और टिश्यूज से क्या बनते हैं? टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। तो जो हमारे शरीर की बॉडी के उत्तक है उनको टाइट करने का काम करता है, कसने का काम करता है, पाचन में सुधार करता है, सूजन को कम करता है, यह रक्त स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी जैसे मैंने बताया ना, ब्लड का सर्कुलेशन, खून बह रहा है, स्तंभन का काम करता है, रोकने का काम, दस्त लग रह जाते हैं तब भी ये काम करता है। उष्ण, उसके बाद आता है लवण, यानी कि सेल्टी। इसके क्या गुण होते हैं साथियों? यह गर्म होता है, सूखा होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है, खुश्क होता है ये। जैसे हमने सुना हो उष्ण कटिबंधीय पौधे, सुना नहीं नाम आपने? उष्ण कटिबंधीय इलाके आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो। वैसे इसको लवण भी बोला जाता है ना, अमल, क्षार, लवण, ये तीन चीज आपने पढ़ी होगी अगर साइंस पढ़ा होगा तो। उसके बाद इसका गुण मैंने बताया, उदाहरण के लिए जैसे नमक हो गया ना, गर्म होता है। अभी इसकी प्रकृति कैसी होती है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये खुश्की बढ़ाता है हमारे से। सेंधा नमक हो गया, समुद्री भोजन हो गए। लेकिन इसको, इसका भी जरूरी है। ये क्या काम करता है? ये पाचन में सहायता करता है, भूख बढ़ाता है, और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो, लिक्विड बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो उसको कंट्रोल करता है ये चीजें। अब रसों का क्या महत्व है साथियों? इन छह रसों का सही संतुलन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे छह रस है, यदि ये सही संतुलन के रूप में रहते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम लोग ठीक रहते हैं। यदि इन रसों में से किसी एक का अधिक या कम सेवन किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि षट रस होते हैं, यानी षट रस। तो ये जो छह रस है इनका खाना चाहिए, यानी भोजन जब हम लोग करते हैं तो छह रस हमारे भोजन में मिलने चाहिए उचित मात्रा में। यानी छह के छह रस होंगे तो वो भोजन उत्तम माना जाता है। इंग्लिश में, मतलब हिंदी में उसको संतुलित भोजन, और इंग्लिश में उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, यानी बैलेंस, सब कुछ लगभग समान मात्रा में। उदाहरण के लिए अभी क्या काम करते हैं? पाचन को मजबूत करते हैं, स्वास्थ्य सही रखता है, मानसिक स्वास्थ्य रखता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं, ताजगी पैदा करते हैं, सारे के सारे। तो अलग अलग काम है। तो कुछ लोग क्या है, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग खट्टा बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग तीखा बहुत ज्यादा खाते हैं। हालांकि यदि आपकी कोई प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए तो आप उसकी दूसरा यूज कर सकते हैं, उसका पूरक जो है वो यूज कर सकते हैं, उसका अनुपूरक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको समान मात्रा में जरूर खाएं इसको, तो इससे स्वस्थ रहेंगे। अब साथियों जो मधुमेह है उसके बारे में जानते हैं कि मधुमेह क्या है।
रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। हम लोग ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ग्लूकोज के नाम से, गर्मियों के अंदर हम लोग पीते हैं। चीनी हम लोग खाते हैं, मीठा हम लोग खाते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है, स्वीट जो होता है, वो मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है बहुत ज्यादा। उससे क्या होता है, शरीर कोशिकाएं शर्करा का उपयोग करने में असमर्थ होती है। जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, जो सेल्स होती है, वो उस मीठे को, यानी उस शर्करा को, ग्लूकोज को उपयोग करने में असमर्थ होती है। इतना बॉडी के अंदर बढ़ जाता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। दो मुख्य प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। यह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, मधुमेह आमतौर पर बचपन में होता है। टाइप 1 हमेशा बचपन में होता है और इसमें शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। यानी कई बार बच्चों को देखा होगा तो इंसुलिन नहीं बनता है इससे बॉडी के अंदर। उसके बाद टाइप 2, मधुमेह अधिक आम है, मतलब ये सबसे ज्यादा आम है, कॉमन पाया जाता है ये टाइप 2। और इसमें शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। यानी हमने इतना मीठा खा लिया, इतना मीठा खा लिया है कि बॉडी उसको समझ ही नहीं पा रही क्या करूं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से हम लोग थोड़ा समझे, तो आयुर्वेद के एक शास्त्र है, बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र है, अष्टांग हृदय। इसके अंदर इसका पहले से देखो, हमारे जो शास्त्र है वो पहले से जानते थे कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, ऋषि यानी कि रिसर्च करने वाले लोग, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बड़े आध्यात्मिक थे, उनको पता था ये सारी चीज, जैसे उन्होंने पहले चीजें लिखी। आजकल क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग अपने प्राचीन परंपरा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं। इसीलिए क्या है, और हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे कल्चर घुसेड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई संस्कृति है। ठीक है। तो हमारे आयुर्वेद में अगर पढ़ेंगे तो सबका समाधान लिखा गया है। तो देखिए आयुर्वेद में, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, प्रकार शयन परचूरम वारम वारम व मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे से प्रमेह। यानी कि ऐसे रोग जिसमें वारम वारम मैति, बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, परेशानी होती है, तो उसको कैस उस तरह के कैटेगरी को, उस तरह के रोगों को क्या कहा जाता है, प्रमेह रोग कहा जाता है, प्रमेह। ठीक है। अब ये क्यों बढ़ते हैं, इसके लक्षण क्या है, अगर किसी को डायबिटिक हो गई है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं साथियों। तो उसके लक्षण हो सकते हैं, अत्यधिक प्यास लगना, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसका गला सूखा रहेगा, बार बार कितना ही पानी पी लेगा, फिर उसको लगेगा कि यार मैं तो पानी की प्यास ही नहीं हो रही। कई लोग तो दो दो तीन तीन मटके पी जाते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, यानी कि उसके शरीर के अंदर खुश्की आ जाएगी थोड़ी सी, है ना। बार बार पेशाब आना, उसको यूरिन बार बार आएगा, बार बार टॉयलेट आएगा, भूख इतनी जबरदस्त लगेगी उसको कि भूख सहन नहीं कर पाएगा वो। भूख मतलब उसको चाहिए, बस चाहिए उसको, एकदम तुरंत भागेगा। थकान बहुत ज्यादा होगी, बहुत जल्दी थक जाएगा वो, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बन पाएगी उसकी बॉडी के अंदर, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। धुंधला उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उ- घाव धीरे भरना, घाव जो होंगे उसके बहुत ज्यादा धीरे भरेंगे, स्लो भरेंगे। बार बार संक्रमण होगा, यानी कि छींके, खांसी, जुकाम, बार बार उसको, छोटा सा मौसम बदलेगा तो उसको बीमारी पकड़ लेगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर, तो इसका मतलब प्रमेह रोग है, मधुमेह रोग बढ़ता है। अब आयुर्वेद में भी इसको बताया गया, प्रमेह रोगों के लक्षण बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता है, उसमें बताया गया है, दिवास्वपन, अव्यायाम, आलस्य प्रशतकम, शीत श्री गंधम, दुर्मेध द्रवा, नत्र पानी सेविनम। यानी कि ये क्या है, सारे के सारे लोग, इसमें लिखा गया है कि अव्यायाम, आलस्य प्रशतकम, यानी कि जो व्यक्ति आलसी रहते हैं, ये फोटो मैंने लगा रखी है बहुत अच्छी, इससे समझ जाएंगे। यानी जो लोग पड़े रहते हैं एक जगह, पड़े पड़े खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, बोला आने दो, पिज्जा ब्रेड बर्गर, और उल्टा सीधा चीजें खा लेते हैं ना। तो पुरुषम जनायात प्रमेही भविष्य मिति, यानी ऐसे लोगों को जो आलसी होते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं हल्का फुल्का,
और पड़े रहते हैं एक जगह, निष्क्रिय रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को भविष्य के अंदर प्रमेही भविष्यमिति यानी प्रमेह रोगों के खतरे बढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है ये। तो आयुर्वेद में मधुमेह को कहा जाता है प्रमेह। आयुर्वेद की दृष्टिकोण अगर देखा है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, तो असंतुलित वात और पित्त, हमारे शरीर के अंदर इन खानों से क्या होता है, वात और पित्त जो है संतुलित हो जाता है। अनुवांशिक कारण क्या है, जैसे कुछ कारण तो अनुवांशिक भी होते हैं इसके अंदर, यानी कि हमारे पिताजी को है तो उससे भी आ जाता है ना, बच्चों को आ जाता है, क्योंकि पिताजी को डायबिटिक है और उन्होंने, माता पिता ने सोच लिया कि भाई हमें संतान चाहिए, और उस रोगों की दृष्टि से वो लोग संतान चाह लेते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीज में यदि पेड़ में गड़बड़ है तो उसके फल कैसे होंगे, तो बीज तो अपने आप गड़बड़ होना है ना। तो इसीलिए हमारे बीजों को सही करना ही नहीं, हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, जो पति पत्नी, तो उनको सबसे पहले संतान प्राप्ति से पहले, हमारा आयुर्वेद, हमारी परंपराएं कहती है दोनों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दोनों के आचार विचार, उनका आचरण बिल्कुल पॉजिटिविटी रहना जरूरी है। बच्चे की कल्पना करते हैं, लेकिन हमारे मन के विचार जो है वो गंदे हैं, दूषित हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग लगे पड़े हैं, तो वो ऐसे लोग अगर बच्चा पैदा भी कर देंगे तो उनका बच्चा समाज में आके समाज के लिए कलंक होगा, उनके खुद के लिए कलंक होगा। और वो क्या है, उनके अंदर डीएनए के अंदर वो चीजें मेमोरी के अंदर स्टोर होती चली जाएगी। यानी अनुवांशिक कारण भी होते हैं, तो अनुवांशिक कारण मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, निष्क्रियता यानी कि पड़े रहना एक जगह, है ना, उम्र का कारण होता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है निष्क्रियता आती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। अस्वस्थ आहार यानी कि मैंने बताया है कि बहुत सारा इधर उधर का खाना, और व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, आलसी रहना, आलसपन छोड़ना, नहीं छोड़ना। अब इसके लिए हमारा डायबिटिक केयर, सोमाइव डायबिटिक केयर जूस है, वो किस तरीके से फायदा कर सकता है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, तो शामिल क्या क्या चीजें वो जानते हैं। तो सबसे पहले नीम है, ठीक है। उसके बाद निम्बोली है, नीम का ही फल है निम्बोली। गुरमार है, इसको हिंदी में गुड़मार भी कहते हैं। पनीर डोडी है, जिसको पनीर फूल भी कहा जाता है। करेला है, जामुन है, विजय सार है, जामुन आप लोग खूब खाते हैं। विजय सार एक पौधा होता है, विजय सार, विजय सार की लकड़ी, है ना। उसके बाद आंवला है, आंवला आप सब लोग खाते हैं, आंवला का मुरब्बा भी खाते हैं खाने वाले खूब लोग। त्रिफला के बारे में हम जब ने बात की तो आंवला का जिक्र आया था। एलोवेरा, जिसको ग्वार पाठा भी बोला जाता है, एलोवेरा घृत कुमारी भी बोला जाता है। मैक्सिमम घरों के अंदर गमले के अंदर उगाया जाता है ये आंवला। आंवले से बहुत सारी सौंदर्य उत्पादन, मतलब सौंदर्य यानी फेस क्रीम भी बनते हैं, और पेट के लिए बहुत सारा, तो आगे हम बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। तो नीम के पत्ते और निम्बोली, अब इसके बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं साथियों। नीम का पेड़ है एक बहुत ही बहुपरोपकारी वृक्ष है। अब नीम के क्या फायदे, हमारे में नीम क्यों डाला गया, तो इसके बारे में आप समझेंगे तो नीम का आपको फायदा पता चलेगा। जिसे भारत और अन्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखा जाता है। यह अपने औषधीय गुणों के कारण प्रसिद्ध है, और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीम हो गया, कड़ू नीम हो गया, और दवा का नाम का पेड़ है, ठीक है। तो दवा के नाम का पेड़ भी इसको जाना जाता है। अब हर घर में, अब इसके देखो खास बात क्या है, इसके संपर्क में, मतलब जहां पे नीम का पेड़ होता है उसके चारों तरफ 200 मीटर के रेडियस में बहुत सारे जो गलत बैक्टीरिया है वो आते नहीं है। अब बहुत सारे, जब हम लोग शव को दफना के आते हैं, जला के आते हैं, तो आपने देखा होगा हिंदू परंपरा में, हिंदू लोग सनातन परंपरा में, यदि आप गए होंगे किसी पे एक्सपायर होने पे, तो जब शमशान घाट से आते हैं तो पानी के अंदर नीम डाला जाता है, और नीम के हाथों से रगड़ के और हाथ धोने के लिए बोला जाता है, ताकि जो व्यक्ति मर गया उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अगर वायरस आ गए किसी कारणवश तो वो हमें असर ना करे। अब इस 15 से 20 मीटर का आकार होता है, इसकी शाखाएं घनी होती है, पत्तियों का रंग हरा होता है, चमकदार पतले, सब जानते हैं आप लोग नीम, सब हम भारतीय, हम विदेशी नहीं, तो अब हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके फूल आते हैं, इसकी फूलों की सुगंध बहुत अच्छी होती है ना। वर्षा ऋतु में इसके फूल आते हैं, आपने देखे होंगे, वर्षा ऋतु आती है तो खिलते हैं, मधुमक्खी आती है। और यदि नीम के अंदर शहद मिल जाए मधुमक्खियों का, तो बड़ा ही उत्तम माना जाता है नीम के अंदर का जो शहद है, क्योंकि वो नीम के रस लेके, फूलों के रस से बना, मधुमक्खियां ज्यादा बनाती है, और उस मौसम में
लगी हुई है मधुमक्खियां। तो इसका जो फल होता है आपने देखा होगा, निम्बोली कहा जाता है उस फल को। पकने के बाद, कच्चे का भी उसका मतलब आयुर्वेद के अंदर उसका उपयोग है। और पकने के बाद यदि मैं बात करूं, तो पकने के बाद बच्चे खाते हैं। हमने खूब खाई निमोली, आप लोगों ने खूब खाई है। लेकिन आजकल मॉडर्न हो गया ना, बच्चों को बोलते नहीं 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 निमोली नहीं खाना, अरे नहीं, चलो गंदी है बेटा, गंदी चीजें नहीं खाना, है ना। हमारे मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ये हमारे एक षड्यंत्र के तहत इन चीजों को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर को बोलो कि हम निम्बोली खा रहे हैं, बच्चों को निम्बोली नहीं देना है, क्यों? देखो, सारी आयुर्वेदिक चीजें खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। डॉक्टर चाहते हैं कि आप लोग सुबह भी गोली खाओ। बहुत सारे डॉक्टर, सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आयुर्वेदिक चीजें ठीक नहीं है, फायदा नहीं है, तो नुकसान करती है। भाई आयुर्वेद, रोटी क्या है? रोटी भी तो एक आयुर्वेद, अन्न जो है हमारे आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं, तो आयुर्वेद शास्त्र के अंदर साथियों अन्न को खाने का आहार नहीं बोला गया, अन्न को एक आयुर्वेदिक दृष्टि दी गई है कि भाई जीने के लिए खाना है। अन्न एक एक औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमारी दृष्टि से, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए फिर तो। और अगर बहुत सारे जो गलत लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो व्यापार कर रही टैबलेट्स का, गोलियों का, तो वो तो कहती है विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए खा लो, गोली खा लो, बी की कमी होगी तो बी कॉम्प्लेक्स खा लो, डी की कमी, विटामिन डी की भी गोलियां खा लो, सी की भी गोलियां खा लो, ई की भी गोलियां खा लो, है मछलियों के कैप्सूल खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन खाना मत खाओ, आयुर्वेदिक चीजें मत खाओ, ये आपको नुकसान करेगी। काढ़ा मत पीना आप, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई उनकी दुकानें कैसे चलेगी। जब आयुर्वेदिक चीजों को बंद करेंगे, जब ये चीजें बॉडी के अंदर, तो आप विटामिन की गोली कैसे देंगे बताओ? अच्छा, उनसे पूछा जाए गहराई से कि ये चीजें बना कहाँ से रहे, तो बन तो सारी पेड़ पौधों वनस्पतियों से रही है, बन तो सारी प्राकृतिक खनिज पदार्थों से ली गई है, प्रकृति में जो मौजूद है खनिज पदार्थ। तो बहुत सारे लोग बोल देंगे सर ये जिंक से बनती है, कॉपर से बनती है, कैल्शियम सेलेनियम, इन चीजों से, केमिकल से बना जाए। अच्छा, केमिकल कहाँ से निकलता है बताओ? बोले सर केमिकल तो अपने आप पड़ता है आसमान से, है ना, ऐसा होता है क्या? केमिकल कहाँ से निकलता है? केमिकल भी कहाँ से निकाला जाता है? हमारे खनिज पदार्थों से निकाला जाता है, यानी कि प्रकृति से निकलता है, तो बहुत सारे पहाड़ों से निकलता है, पेड़ों से निकलता है, पौधों से निकलता है, यहीं से तो केमिकल बनता है। अब जब प्रकृति में ये लोग मौजूद है, तो पेड़, पेड़ जो है, भगवान ने, नेचर ने पेड़ के अंदर ऑलरेडी अलग अलग पेड़ की प्रकृति बनाई है। तो वो जितने भी पौधे होते हैं, वो अलग अलग पेड़ क्या करते हैं, वो अपने नेचर के अनुसार वो गुण उनके अंदर आ जाता है। जैसे नीम कड़वा होता है, तो उसके अंदर वो, मिट्टी के अंदर वो कड़वापन है वो खींच लेता है। आम मीठा होता है, तो मिट्टी से जो मिठास होते है, स्वीटनेस होता है, वो खींच लेता है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, हर चीज के लिए आप टैबलेट खाओ, गोली खाओ। अब आप सोच लीजिए कि बुद्धिमानी क्या है, प्राकृतिक चीजें बनी हुई वो खाएं, जो ईश्वर ने बनाई वो ज्यादा उत्तम है, या जो इंसान ने बनाई है वो खाएं हम, जिससे हमारे धन के भी नुकसान हो, जान के बा और माल, जान और माल दोनों का नुकसान हो। तो क्या खाना चाहिए वो सोच लीजिए साथियों। तो नीम की पत्ती और निमोली के क्या क्या फायदे साथी? बहुत सारे फायदे, चमत्कारिक फायदे। पाचन में सुधार करता है। हम लोग क्या है ना, यूज तो करते नहीं है और बोलते हैं कि नहीं, इसका प्रयोग करना पड़ता है। ये आयुर्वेदिक चीज है, औषधि है ये। औषधि जो होती है वो आयुर्वेदिक चीजें पूरी तरीके से जड़ पे काम करती है। अब मैं बता, पाचन में सुधार करता है, कीड़े और बैक्टीरिया से लड़ता है, त्वचा के लिए, आपकी त्वचा के अंदर पिंपल्स हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं, फुंसी हो गए हैं, हमारे पुराने टाइम में आपने देखा होगा, दादी नानी आपके घरों के अंदर यूनानी पद्धति में इसका प्रचार है, कि जैसे मान लीजिए फोड़े फुंसी हो गए, तो क्या करते हैं, नीम का जो, हमारे हरियाणा में बोलते छोड़ा, और नीम की छाल बोलते हैं, देसी अगर हिंदी बात कर, तो नीम की छाल निकाल लो, और उसको थोड़ा सा पानी डाल डाल के घिस लो पत्थर के ऊपर, और वो जो छाल चटनी बन जाए, उसको निकाल के और अपने इस पे लगा लो, पिंपल्स में लगा लो। बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया होगा। तो फुंसियाँ एक दो चार तीन चार दिन में लगाने से ठीक हो जाती है। लेकिन अब उसको, उसको ना गलत मान लिया, उसको ओड मान लिया। हम लोग क्या है ना, बड़े वीआईपी हो गए हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हो गए, हम लोग फॉरेनर की परंपरा को अपनाने वाले लोग हो गए। जिन देशों के अंदर, किसी देश की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान ने उनकी प्रकृति में दिया ही नहीं। उनके वहां आप जानते हो कितनी चीजें उगती है, हमारे यहाँ जितनी प्रकृति में चीजें उगती है, हमारे जितने में फल है फूल है, वो जितनी चीजें उगती है, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है। उन्होंने गोली टैबलेट अपने लिए बनाई है,
विटामिन डी इसलिए बनाई क्योंकि वहां सूर्य सूर्य नहीं निकलता होगा, बहुत कम निकलता होगा, इसलिए उन्होंने विटामिन डी की टेबलेट बना ली होगी। जहां पे समंदर नहीं होगा नजदीक में, मछलियां नहीं होते, उन्होंने विटामिन ई के कैप्सूल बना लिए। विटामिन ए नहीं मिलता होगा, विटामिन ए के भी कैप्सूल बना लिए। खाना नहीं मिलता होगा तो खाने के भी कैप्सूल बना लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो भरपूर प्रचुर मात्रा में हर चीज है। आपके अपने आपकी मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें उगती है, आप अपने छत के ऊपर गमले के अंदर बहुत सारी माताएं बहनें पहले उगाती थी, आज भी हमारी माताएं बहनें जो घर में छतों पे उगा लेती है, और उगाइए। ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर आप उगा सकते हैं, भिंडी आप उगा सकते हैं, बैंगन आप उगा सकते हैं, बड़े वाले बैंगन उगाइए, बढ़िया चीज है, छोटे वाले भी उगा सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे हैं, आप लोग आलू भी उगा सकते हैं, बहुत सारे गमले आप रख सकते हैं, उनकी तरह तरह की खुशबू आप ले सकते हैं। ग्वार पाठा आप उगा सकते हैं, तो आप उगाइए। ठीक है, नीम आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगा। तो त्वचा के लिए फायदेमंद है, बालों के लिए फायदेमंद है, जिनके बाल को पतले हो गए हैं, बाल दो मुंह के हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उनके लिए नीम फायदेमंद है। दांतों के लिए मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। दांतों के अंदर आपके बैक्टीरिया लग जाते हैं, काला काला लग गया है, जमना शुरू हो गया है, जिसके अंदर कीड़े लगने से पहले आप लोग नीम की दातुन करेंगे तो वो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, कड़वे स्वाद की वजह से। यकृत यानी कि लीवर को भी स्वस्थ रखता है। आप मैंने बताया था एंजाइमों की जो खान है वो लीवर है, लीवर को सुरक्षित रखने का काम करता है। आपके बीपी शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, शुगर मैंने बताया वो कंट्रोल रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया गड़बड़ ना करे उसका भी काम करता है ये। नीम की पत्ती और निम्बोली के फायदे और क्या हो सकता है, इंसुलिन को संवेदनशील बढ़ाता है, यानी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या है, काम करे हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज को कंट्रोल करे हमारी बॉडी के अंदर, शर्करा यानी कि जो मीठा है उसको कंट्रोल करके रखे, तो उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है ताकि उसको पता चल सके ये। यह शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे रक्त शर्करा का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। और अग्नाशय उसको स्वस्थ रखता है। अब अग्नाशय क्या होता है, मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज, ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा था, ये इसको अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी पाचन जो इस ये बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ता है हमारे छोटी आंत के अंदर। यह अग्नाशय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। इसके अलावा तो साथियों देखो नीम को कितने फायदे, अब इसमें डला गया, हमारे प्रोडक्ट में डला गया है पनीर डोडा, पनीर फूल, इसको विदाइना कोइगुलेंस के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको ऋष्यांगन ऋषिगंधा कहा जाता है, श्रीगंधा, श्रेयांस गंधा। तो श्रेयास गंधा और अश्वगंधा ये दोनों एक ही आयुर्वेद के अंदर कहा गया है। ये ब्रह्मणी कि पौधे हैं, यानी कि ब्रह्मणी यानी कि बल देने वाले, शरीर को ताकत देने वाले दोनों पौधे। ठीक है, अश्वगंधा को आपको पता होगा कि इसमें अश्व की यानी घोड़े की खुशबू आती है, तो हमारे यहाँ पे अश्वगंधा इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से आपके यहाँ पे आपको बताया गया कि पनीर डोडा क्या है, शरीर के अंदर ताकत है, ये दोनों वनस्पतियां ताकत देने का काम करती है। अब पनीर डोडा का मुख्य रूप से क्या काम होता है, पनीर फूड उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें पेशाब का प्रेशर नहीं बनता है। अब आपने देखा हो डायबिटीज में क्या होता है, पेशाब का प्रेशर नहीं बनता है, या बार बार जाना पड़ता है उनको, या उनके प्रेशर को रेगुलराइज करता है ताकि सही प्रॉपर ढंग से जो वात है उसका संतुलन हो सके। और पुरुषों के अंदर एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है, यह मूत्र मार्ग के ठीक नीचे स्थित होती है। प्रोस्टेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती है तो उसको भी ठीक करता है। जैसे आपके प्रोस्टेट में सूजन हो गई हो, जिसके कारण दर्द होता हो, जलन होता हो, पेशाब में समस्या होती हो आपको। और क्या है, बीपीएच जो है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, उम्र के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना जिससे पेशाब करने में कठिनाई होती हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, बूंद बूंद करके गिरता हो, पेशाब का प्रेशर नहीं बनता हो, तो वो बीमारी है बीपीएच, तो उसको भी ठीक करता है। प्रोस्टेट कैंसर, यानी बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। कैंसर क्यों हो जाता है कि वहां गांठ बन जाती है प्रोस्टेट के अंदर, नीचे पुरुषों के अंदर उस ग्रंथि के अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो पनीर फूल अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याओं को दूर करती है। मैंने आपको बताया किडनी कहाँ होती है हमारे अंदर, जो हमारी जो आते होती है, छोटी आंत जो होती है, और हमारी पेनक्रियाज होती है, उसके ठीक नीचे होती है।
दो तरफ होती है, लेफ्ट और राइट में कटने के बाद कैसी होती है, ये मैंने आपको सब बताया हुआ है पहले। इसके बाद पनीर फूल यानी पनीर डोढा, ये क्या काम करता है, तो देखो इसमें खून के शुगर लेवल को कम करता है, ये भी खून के लेवल को कम नहीं करता है, मतलब उसको कम करके उसको रेगुलराइज करता है, ठीक करता है, उसको नॉर्मल करता है, उसको तनाव और चिंता को दूर करता है, टेंशन को दूर करता है। और मैंने बताया टेंशन जिसको रोग हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे आज टेंशन से बहुत सारे रोग हो रहे हैं, तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पिंपल्स, वही वापस दोबारा से त्वचा के रोगों के लिए फायदेमंद है। खून के अंदर गड़बड़ हो गई है तो उसको भी ठीक करता है, जैसे पिंपल्स हो गए, फोड़े हो गए, आपके सर के अंदर रूसी हो गई हो, पैरों के अंदर पिंपल्स हो गए, आपके पीछे बैक कुल्लों की तरफ पिंपल्स हो गए हो, बालों के लिए लाभदायक है। बाल मैंने बताया है, पतले हो गए, दो मोके हो गए हो, है ना, बाल बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं हो रही हो, छोटे हो रहे हो, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, अलग अलग घुटनों में, पैरों में, कंधों में, गर्दन के अंदर, तो उसको भी ठीक करता है ये। लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिल की बीमारी, दिल के अंदर, हार्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हो गए तो उनको भी खत्म करने में काम करता है ये। ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसको भी नॉर्मलाइज करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई डिजीज होगी तो उसको, और इस पे रिसर्च हुआ है प्रॉपर, मैं ये जानकारी ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इस पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने रिसर्च किया है। ए क्लिनिकल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ ऋषिगंधा इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रमेह टाइप 2 डायबिटिक सॉरी यानी कि नेशनल लाइब्रेरी के अंदर मेडिसिन के अंदर इसको, एनआईएच के अंदर, जो है हमारे देश की गवर्नमेंट, जो वो है लाइब्रेरी, उसके अंदर लैब के अंदर इसकी रिसर्च हुआ है, जिसमें साफ लिखा गया है कि ऋषिगंधा का प्रयोग कहाँ किया गया है, प्रमेह यानी कि डायबिटीज 2 के रोगों के लिए किया गया है। अब इसमें हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में पढ़ लीजिए। अध्ययन प्रमेह के चिकित्सीय रूप से निदान के किए गए में ऋषिगंधा पाउडर की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया था। 53 यानी कि 53 पंजीकृत मरीज थे, उनमें तीन समूह को, 53 लोगों को अलग अलग तीन समूह में बांटा गया था। ग्रुप ए जिनको ऋषिगंधा फल पाउडर दिया, ग्रुप बी को ओरल और होमोग्लाइकेमिक एजेंट यानी कि ओएच दिया गया, और ग्रुप सी को ऋषिगंधा फल पाउडर दोनों दिए गए। उपचार का कोर्स पूरा करने के बाद तीन समूह में वस्तुनिष्ठ यानी फायदों का पता चला, उनके गुण धर्म का किस किस को कितना फायदा हुआ देखा गया। परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऋषिगंधा फलों का पाउडर मधुमेह यानी प्रमेह रोग, डायबिटीज रोगों के लिए, जटिल मामलों में यानी कि जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो, ऐसे मामलों को प्रबंधन करने में यानी कि उनकी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रभावी चिकित्सा आहार है एक, मतलब अच्छा फल है ये। तो पूरा का रिसर्च है, मैं तो आपको ऐसे तो बता नहीं रहा हूँ, अब हमारी सरकार ने भी रिसर्च कर रखा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो रिसर्च करके डाली गई है, और हमारे आयुर्वेद में पहले से यूज हो रहा है इसका। तो देखो बताओ, हमारे ऋषि मुनि तो पहले रिसर्च करके चले गए। उसके बाद आता है अगला, क्या डला हुआ है हमारे इसमें, जो हमारी डायबिटिक केयर जूस है इसमें क्या डाला गया है, तो अगला जो पौधा है वो है गुड़मार। गुड़मार भी बोलते हैं, गुड़मार भी बोलते हैं, मधुनाशनी भी कहा जाता है, मेषशृंगी भी कहा जाता है ना। इंग्लिश के अंदर लैटिन नेम में इसको जैमेनियमा सल्वेस्ट्रेटर के नाम से कुछ जाना जाता है। एक भारतीय जड़ी बूटी है, अपने प्राचीन चीनी कम करने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। गुड़मार, देखो आप नाम से समझ, गुड़मार, है ना, मजाक के तौर पे लेते हैं लेकिन फिर भी देखो, हो सकता है गुड़मार, गुड़ को मारना यानी कि मीठे को मारना, गुड़मार, तो गुड़मार। अब गुड़मार के क्या क्या फायदे, गुड़मार वही ब्लड को, शुगर को नियंत्रित करता है। गुड़मार में पाए जाने वाला जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे नामक एक यौगिक है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह इंसुलिन प्रतिरोध को सुधारता है जिससे शरीर में कोशिका ग्लूकोज को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सके। उसके बाद गुड़मार वजन को बैलेंस करने में, वजन बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल करने में, उसको ठीक करने में, गुड़मार जो है, गुड़मार रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है। यह भूख को कम करने में, मीठे खाने के लिए क्रेविंग को नियंत्रित करने में मदद करता है। और क्या फायदा, पाचन में सुधार करता है। गुरुमार पाचन एंजाइमों को बढ़ावा देता है जिससे भोजन को पाचन पचने में मदद होती है। ये कब्ज को, अपचय को, अम्लता जैसी समस्याओं को
राहत प्रदान करता है। और क्या है गुड़मार के फायदे, मैंने बताया हृदय रोगों को स्वस्थ करने का भी ये काम करता है। गुड़मार में ब्लड प्रेशर है, यानी कि रक्तचाप, ब्लड हाई हो ब्लड लो हो उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, जिसके कोलेस्ट्रोल को कम करने में काम करता है ये। त्वचा के रोगों के लिए काम करता है ये, स्किन में पिंपल्स वगैरह हो गए। अब उसके बाद इसमें क्या डाला गया, करेले के बारे में, करेला भी डाला गया। अब करेले के बारे में सुनो। करेला जिसको नीम कहा जाता है, नीम भी कहा जाता है एक तरीके से, कड़वे स्वाद वाली सब्जी होती है। आपने देखा होगा तीन चार तरह के करेले होते हैं, जिसमें देसी करेला होगा, बहुत छोटा करेला होता है, थोड़ा सा बड़ा करेला और एक मोटा करेला होता है ना। तो कुछ लोग क्या छोटा करेला को सही नहीं मानते, कुछ लोग लेकिन बनता बहुत अच्छा है। छोटा बड़ा तीनों चारों सब करेले खा सकते हैं आप। और अगर आपके आस पड़ोस में जंगल है कहीं, घास फूस है, तो वहां आप करेले के बीज लाओ, मार्केट से मिल जाएंगे। और उनको थोड़ा सा मिट्टी करके खाद डालकर वह डाल दो, बारिश के मौसम में पानी डाल दो थोड़ा सा, आप देखेंगे इतना करेला हो जाएगा कि आप तोड़ तोड़ते। और ऑर्गेनिक करेला खाएंगे। बोला नहीं सर, हमें तो ऑर्गेनिक करेला नहीं खाना, हमें तो खाद वाला करेला खाना जिसमें यूरिया डला हो, जिसमें बढ़िया जल्दी से लंबा लंबा करेला हो, जो देखने में सुंदर होना चाहिए। हमने यहाँ देखते देखने की मतलब कलर रंग से हमने सुंदर नहीं माना है, हमारे देश की परंपरा रही है ये। लेकिन हमने जब अंग्रेजों के हम लोग गुलाम गुलाम रहे, तो उसमें क्या हमने सोचा कि भाई अंग्रेज लोग सुंदर होते हैं, देखने में गोरे होते हैं, तो वो लोग हम सोचते हैं कि वो सुंदर होते हैं। तो हम लोग क्या है, हमारी मेंटलिटी बन गई है कि जो ज्यादा क्या है ना, ऐसी चीजें हैं जो देखने में मतलब आड़ी टेढ़ी लगती है ना, वो लोग हैं बोले ये अच्छी नहीं है। गुड़ को हम खरीदने जाएंगे तो उसमें भी यही कहेंगे कि देखने में सफेद होना चाहिए। चीनी अच्छी होती है, लेकिन चीनी में सबसे ज्यादा जहर है, चीनी एक जहर है। हम आटा आटा अगर आटा बनवाएंगे तो वो भी सफेद चाहिए हमें। तो जब हम ये लोग ये चीजें चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया, आटे को सफेद कर दिया उसमें, उसको बारीक पीसना शुरू कर दिया, मैदा बनना शुरू हो गया, चावल उसमें डालना शुरू हो गया। वो आटा थोड़ी खा रहे हैं, हम तो जहर खा रहे हैं वो चीजें। तो इसी तरीके से करेला है, घी है, लौकी मतलब आपने देखा होगा बहुत सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, बढ़िया। तरबूज हो गया, हमने सुंदरता का प्रतीक उसको मान लिया कि सुंदर होना चाहिए। तो सुंदरता जरूरी नहीं है, लेकिन सुंदर तो आड़ी टेढ़ी चीजों में प्रकृति कैसी है, प्रकृति भी आड़ी टेढ़ी है। कहीं काला है कहीं सफेद है, प्रकृति में सब लोग बैलेंस रूप से है। हर चीज सुंदर है, प्रकृति जो द्वारा बनाई गई। अब करेला क्या फायदा है, करेले में मौजूद चिरोसिन नामक रक्त तत्व जो है रक्त के शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है, या इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, यानी डायबिटिक के लिए। करेले के लाभ, करेला फाइबर की मात्रा अधिक होती है तो लंबे समय तक भरा होता है महसूस होता है। यह कैलोरी को कम कम करता है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो एक क्रिया चलती रहती है, यानी कि जिसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम की क्रिया चलती रहती है, उसको मदद करता है ये वजन कम करने में। हृदय रोगों के लिए भी करेले फायदेमंद है, फिर दोबारा से एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर। इसके लिए करेला पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है, कब्ज वगैरह को भी दूर करता है। त्वचा के लिए भी वही, दोबारा से पिंपल्स हो गए, फोड़े फुंसी लीवर, आपका खून गाढ़ा हो गया, आपके कई लोगों के चोट लगने के बाद काला काला होना जाता, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पैरों के अंदर सूजन आ जाते हैं, तो उसको कम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। करेले में विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद कैंसर से सुरक्षा करता है, कैंसर करेले के अंदर वो गुण भी होते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है, रिसर्च से पता चला है, करेले के अंदर एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जहां से कैंसर क्या होते हैं, कैंसर सबके अंदर होता है। आप बोलेंगे सर सबके अंदर कैसे कैंसर कैसे होता है, देखो सेल्स बनना और टूटना ये क्रिया चलती रहती है। हम हमारी बॉडी के अंदर 120 दिन की सेल्स प्रक्रिया होती है, और 120 दिन के अंदर सेल्स खत्म हो जाती है, दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, मर जाती है सेल्स। तो सेल जब इकट्ठी होना शुरू हो जाती है एक जगह और बनती रहती है, खत्म नहीं होती, और खत्म होकर वहीं डेड हो जाती है, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, बढ़ती रहती है। तो ये प्रक्रिया तो सभी की होती है। लेकिन जब इसको ये हम चीजें खाते रहते हैं आयुर्वेदिक चीजें, हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हम लोग ब्रेड बर्गर पिज्जा चाउमीन मोमोज जिनके अंदर पानी की मात्रा ना के बराबर है, ये चीजें हम लोग खाते हैं, तो इनसे क्या होता है, हमारे बीमारियां बढ़ती है। लेकिन हम लोग फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, टमाटर खाते हैं। अब बहुत सारे लोग केचप लेके आते हैं, सड़े हुए टमाटर का जूस, है ना, सड़े हुए टमाटर खाने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। उसके अंदर कंपनियों ने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया हम लोगों को, हमारी मेंटेलिटी को देखते हुए। वरना हमारे घर में टमाटर है, टमाटर खाइए। आप बताओ ताजा टमाटर खाना बढ़िया है या टमाटर का सूप खाना बढ़िया है? सूप ही बनाना चाहते हो तो घर में बना लो ना आप।
कितना आसान है, मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, आपको खुशी भी होगी। टमाटर का आपने सूप बना रखा है घर में, इंटरनेट पे देख ली बहुत सारे तरीके हैं टमाटर का सूप बनाइए, तो देसी चीजें बना के रखे अपने घर में, सस्ता भी है, पैसे भी आपको बचेंगे। ये खासकर हमारी माता बहनें जो किचन का काम करती है उनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो आपके घर में सारी चीजें ठीक रहेगी। अब बहुत सारे लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका कारण सबसे बड़ा बताता हूँ, इसका कारण, लड़ाई झगड़ों का कारण भी यही है कि अस्वस्थ शरीर, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ रहेगा, उसके घर के अंदर झगड़े रहेंगे, मन में मन नहीं लगा काम में, आलस्य रहेगा, टेंशन रहेगी बहुत सारी, और भी बहुत सारे रोग होंगे, छोटे छोटे मौसम बदलने से रोग होना शुरू हो जाएंगे उसको। तो इसका ध्यान रखिए कैंसर को। उसके बाद है विजय सार, अब इसमें डाला गया है विजय सार। विजय सार अपने आप में एक रामबाण है। विजय सार एक भारतीय जड़ी बूटी है जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जिस जो बहुत बड़ा एक खजाना है औषधीय गुण का। ठीक है। और इसका उपयोग क्या क्या फायदे विजय सार के, वही दोबारा से, मधुमेह नियंत्रित करता है, लीवर को ठीक रखता है, दिल को ठीक रखता है उसको, और इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, त्वचा के रोगों के लिए फायदेमंद है, मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है विजय सार, वजन को बैलेंस करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, दोनों गुण है इसके अंदर। उसके बाद आंवला इसमें डाला गया है डायबिटिक केयर में। अब आंवला जैसे मैंने बताया करौंदा कहा जाता है, छोटा फल है जिसके अंदर औषधि गुण है। आंवला हमारे किचन के अंदर, हमारे प्रकृति में कैसा है, जो वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है, अपने आप में रामबाण है। तो आंवला का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें आंवला से क्या क्या फायदे, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इसमें खनिज पदार्थ पोषक तत्व भी होते हैं, वही मधुमेह को कंट्रोल करता है आंवला। और क्या करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है आंवला, त्वचा के रोगों को दूर करता है, पाचन, गैस एसिडिटी को दूर करता है आंवला, वजन को बैलेंस करने में काम करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हृदय को स्वस्थ रखने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब कई लोग टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसके लिए भी कभी भी ये ध्यान रखिए कि आंवला का प्रयोग करेंगे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बालों की समस्या जैसे बताई थी, मोटे होना, बाल बहुत ज्यादा पतले होना, शैम्पू यूज कर करके बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं बाल, सप्ताह के अंदर कभी कभी शैम्पू कीजिए, दो मुंह के बाल हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कंडीशनर, प्राकृतिक कंडीशनर है ये बालों के लिए आंवला। ठीक है, बालों को, झड़नों को काला करता है, बालों को चमकदार बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट हो गए, एंटीऑक्सीडेंट गुण क्या काम करते हैं, आंवला में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स, आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, ऐसे रेडिकल्स जो निकल नहीं रहे हैं उसको रेगुलाइज करने में, सेलुलर करने में, नुकसान को रोकने में मदद करता है। पिंपल्स हो गए, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, खुजली हो गई है, तो उनको मदद करता है। उसके बाद एलोवेरा डाला गया है। अब एलोवेरा जो है, इसमें गलती से आंवला लिखा गया है, एलोवेरा के बारे में बहुत सारे गुण हैं। एक बहुपरोपकारी पौधा है जिसके जिसके अंदर औषधीय गुण भरपूर मात्रा में, इसको घृत कुमारी कहा जाता है, एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। हम अपने गमले में लगा सकते हैं, इसका हलवा बना के यूज किया जा सकता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, अलग अलग तरह के गुण हैं। लेकिन क्या क्या गुण है, त्वचा के, वही स्किन के अंदर बिल्कुल पाचन तंत्र के लिए, स्किन के लिए हम इसका जेल निकाल के अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है इसके अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर सूजन हो गया, दर्द हो गया है, तो उसको भी कम करता है, गठिया भाव की दिक्कत को भी कम करता है। इसके अलावा पाचन, डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करता है, कब्ज वगैरह को ठीक करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, जो हमारी इम्यून पावर है, प्रतिरक्षा प्रणाली उसको भी मजबूत करता है, बीमारी को लड़ने में मदद करता है। और क्या है, एलोवेरा का सेवन करने से मोटापोलिज्म को बढ़ता है, उसको नियंत्रित करता है, बालों के लिए फायदेमंद है, चमकदार बनाता है, बालों की समस्या को दूर करता है, और हमारा हार्ट की केयरिंग करता है, एलोवेरा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, घाव भरने में मदद करता है। ठीक है। घाव जिनका जल्दी नहीं भरता, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, बैक्टीरिया से संक्रमण को रोकता है। अब आता है इसका यूज कैसे करें, तो साथियों इसकी फोटो खींच लीजिए, पिक्चर यूज कर लीजिए। शुगर के मरीजों के लिए खाना खाने के 1 घंटा पहले या बाद में, खाना खाने के बाद में 25 से 30 ml दिन में 2 बार यूज करना है। अब किसी को वजन, अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जो डायबिटिक केयर है, हमने इसमें डायबिटिक केयर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज के लिए यूज होगा, कि आपको डायबिटीज हो तभी यूज कर सकते हैं, नहीं 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 साथियों, बिल्कुल गलत बात। आप बताओ, करेला, नीम, जामुन,
ये अगर खा रहे तो क्या आपको डायबिटीज, तब खा रहे हैं आप? नहीं साथियों, मैंने बताया 60 रस, 6 रसों के बारे में मैंने आपको बताया है। और 6 रस खाना जरूरी है, ये समस्त आदमी को भी खाने चाहिए। तो वजन कम करने के लिए और शुगर के लिए, दोनों मरीजों के लिए सेम आयुर्वेद में दवाइयां चलती है, सेम औषधियों का निर्माण होता है, सेम औषधियां बनाई जाती है। तो जिनको वजन कम करना है उसके लिए भी यही है चीज चलेगी, डायबिटिक केयर जूस चलेगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी मेंटेलिटी ठीक करने की जरूरत है, मानसिकता। ठीक है? तो क्या है, वजन कम करने के लिए खाना खाने से 1 घंटा पहले या बाद में, अगर वजन कम करना है तो बाद बाद में, पहले वही सेम 25 से 30 ml दिन में 2 बार। ये डोज वयस्क के लिए बता रहा हूं, ऊपर की दोनों डोजे में। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, आप जो बिल्कुल ठीक है, जो कह रहा है सर मेरे को कोई रोग नहीं है, रोग तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन आपको पता नहीं है रोग, वो मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि रोगों का पता कैसे लगा कि आप बीमार हैं, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। अब इसके लिए खाना खाने के बाद 1 घंटा पहले स्वस्थ व्यक्ति क्या करना चाहिए, 7 से 10 ml ले ले। जो लोग बिल्कुल फिट है, जिसको लग रहा है वो भी ले ले, आपको पता चलेगा फिर इसके फायदे। और लगातार यूज करेंगे 10-15 दिन तक, आपको मजा आ जाएगा। बच्चों के लिए कैसे यूज करें, 2 साल से कम बच्चों को देना नहीं है। खाना खाने से पहले 2.5 से 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों को। ठीक है? तो एक रस का काम करता है। गर्भवती महिलाएं या बच्चों को दूध पिलाती है जो महिलाएं, 2 साल से कम बच्चे हैं उनको तो ना दे। और ऐसी कोई कंडीशन है, किसी प्रकार की एलर्जी कुछ है, तो आप अपने डॉक्टर से या हमसे संपर्क करके जरूर परामर्श लें। तो ये उपयोग है साथियों। आई होप आपको मजा आया होगा, डायबिटिक केयर का पूरा फायदा आपको समझ में आ गया होगा, कैसे यूज करना है, क्या क्या फायदे हैं इसमें, और किस तरीके से चमत्कारिक है हमारे लिए, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।